हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम का या फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 23-24 का। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे एंड इसका हमने केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, वो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर लीजिएगा। आज हम इसका फिज़िक्स सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा CBSE बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो साइंस का है क्लास 10 का 23-24 सेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फिज़िक्स पार्ट। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख लेना, उसमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो ये केमिस्ट्री सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, इनके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे उसमें। अब हम इसका करेंगे फिज़िक्स वाला पार्ट। तो देखिए फिज़िक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट जब मूव करते पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कॉनकेव मिरर में, तो क्या ट्रू है इसमें से। ठीक है, तो आपको कॉनकेव मिरर के अगर डायग्राम्स पता हो मिरर के, कॉनकेव मिरर के, तो आपको पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ ऑब्जेक्ट को रखते हो आप, तो क्या होता है। तो देखिए टेबल देखते हैं पहले इसका हम। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर होता है, ये इसका पोल होता है, फोकस होता है, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। जितना ये लेंथ होता है उतना ये होता है इक्वल। तो यानी ये पूरी रेडियस जो होती है, ये रेडियस होती है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, और ये फोकल लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, फोकस से पोल के बीच में। तो फोकल लेंथ आपको सबको पता है रेडियस का हाफ होती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है तो आपको पता है सारी जो लाइट रेज होती है पैरेलल आके फोकस पे इंसिडेंट हो जाती है, तो इमेज बहुत छोटी होती है। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, तो अगर यहाँ होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज आपकी ऑब्जेक्ट अगर सी से बियॉन्ड होता है तो इमेज आपकी यहाँ पे आती है और इससे छोटी आती है। जैसे सी पे आता है ऑब्जेक्ट आपका, तो इमेज सी पे ही आ जाती है बट इक्वल आती है। फिर सी के बाद जब ऑब्जेक्ट आगे आता है, यानी सी से पी के बीच में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता है ना, तो इमेज आपकी इस साइड चली जाती है। जब सी से पहले आएगा तो इमेज सी के बाद चली जाती है। इस रूल सबको पता है ना। अगर ये आगे आ गया ऑब्जेक्ट तो इमेज आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये जितना होगा उससे बड़ी इमेज आती है। तो सी से जब पोल की तरफ जाता है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज बियॉन्ड सी आने लगती है, और वो हमेशा ना क्या होती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। इनिशियली जब सी के इधर होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज इस साइड आती है, तो वो छोटी आती है। बट जब सी से पोल की तरफ जाता है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज इस साइड आके ऑब्जेक्ट से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो अगर हम टेबल को देखें या सारे जितने भी कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स हैं, तो अभी मैंने बताया इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बहुत डिमिनिश्ड होती है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के ये सी है अगर, तो इसके अगर ये बियॉन्ड होता है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड आती है। तो जब भी सी के बियॉन्ड होता है या इन्फिनिटी पे होता है तो डिमिनिश्ड ही होती है। बट जैसे ही सी पे आता है तो इक्वल हो जाती है। और सी के बाद देखो सी से एफ में या एफ पी तक में क्या होता है, या तो सी का सेम साइज़ के बाद इमेज क्या होनी शुरू हो जाती है, इनलार्ज होनी, और फिर इन फोकस पे तो इनफाइनाइटली लार्ज हो जाती है। फिर और पोल से फोकस में कैसी आती है, बिहाइंड द मिरर, और इनलार्ज आती है, तब भी इनलार्ज ही आती है। तो ये जो 3 केस है ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, सी से लेके पी तक ना। तो सी से पी पे इमेज का साइज़ क्या होना शुरू हो रहा है, सी पे इक्वल होने के बाद उसके बाद बढ़ना शुरू हो रहा है इमेज का साइज़। जबकि जब सी से पीछे थी इमेज तो डिमिनिश्ड थी, और फिर सी पे सेम थी, और सी के बाद क्या हो रही है, इमेज पोल की तरफ बढ़ रही है ना। तो यानी कि बचे हुए केसेस में जब सी से पोल की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है ना, बढ़ जाती है। और लास्ट वाला जो पोल वाला केस होता है उसमें तो आपको पता है एनलार्ज के साथ बिहाइंड द मिरर भी बनती है ना, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से स्टडी करना होता है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी क्वेश्चन बना है कि सी से पी की तरफ जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इमेज कैसी आ रही है, इनलार्ज आ रही है, बढ़ रही है यानी कि, है ना। तो इसका आंसर हमें ऑप्शंस में ढूंढना था। तो इन्होंने ये पूछा था कौन सा ट्रू है अगर ऑब्जेक्ट को मैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में घुमा रही हूँ, तो इमेज जो है बिगर भी हो सकती है, स्मॉलर भी। नहीं, अभी हमने टेबल में देखा सिर्फ बिगर हो रही है, स्मॉलर थोड़ा ना हो रही है। तो ये तो ऑप्शन गलत है, आपको गलत वाला नहीं ढूंढना, ट्रू वाला ढूंढना। तो ये तो रॉन्ग है ना।
द इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर, स्मॉलर थोड़ी ना आती है, इमेज इज़ ऑलवेज बिगर, ये आपका ट्रू है ना। बाकी ये तो ना, तो इन्होंने बोला यहाँ दोनों होती है, नहीं सिर्फ बढ़ती है, तो स्मॉलर थोड़ी ना होती, यहाँ तो स्मॉलर लिखा है, ये भी नहीं होगा। मिरर से बड़ी होगी, नहीं मिरर थोड़ा ना ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, तो ये तो वैसे भी गलत है, बिगर बिगर तो लिखा है यहाँ पे बट मिरर लिख दिया, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है कि इमेज हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है जब भी आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कॉन्केव मिरर में रखा जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो टेबल को आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लाइंड स्पॉट इन द आई इज़ ट्रू। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखो ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअल में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो एक स्मॉल रीजन होता है रेटिना पे, विद द ऑप्टिक नर्व एंटर द आई बॉल, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एंटर होती है आई बॉल में, यानी कि ऑप्टिक नर्व की एक तरह से कह सकते हो एंडिंग होती है वहाँ पे, है ना। तो और ये क्या होती है, इंसेंसिटिव टू लाइट होती है, यानी कि इस रीज़न पे ना लाइट इंसेंसिटिव होती है, तो इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यानी यहाँ पे ना कलर्स नहीं होते, जो सेल होती है लाइट की, आई शेल रॉड कोन्स वो नहीं होते, तो कलर नहीं दिखाई देते, तो ये डार्क रीजन होता है, एक तरह से स्मॉल रीजन है, रेटिना के बिल्कुल लास्ट में होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डार्कनेस दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है आई में, उसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट पूछी थी, तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है सेंटर ऑफ रेटिना पे होता है, नो सेंटर पे नहीं होता, बिल्कुल उसके एंड पे होता है। ठीक है, तो इट इज़ द एरिया वेयर द ऑप्टिक नर्व एग्जिट द आई, यस ये वो एरिया है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्या करती है, एरिया मतलब एग्जिट कर जाती है, लास्ट एंडिंग होती है उनकी। ठीक है, तो फिर वो ब्रेन से कनेक्टेड हो जाती है, तो ये वाला ठीक है कि वो एरिया है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है आई को। बाकी ये कलर डिटेक्ट करता है, ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ तो डार्क रीजन होता है, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देता इस रीजन में। और ये अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने को कंट्रोल करता है, नो ये तो किसी और का काम था ना, ये तो किसका काम था, जो अमाउंट को कंट्रोल तो आई में पीपल करता है ना, तो ये तो फॉल्स ही है। एंड ये कलर तो बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं करता ब्लाइंड स्पॉट, तो ये भी फॉल्स है, आपका सेंटर पे भी नहीं होता, तो ये आपका ट्रू है, बी पार्ट, इट इज़ द एरिया वेयर द ऑप्टिक नर्व एग्जिट्स द आई, तो ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एजर्शन रीजन। तो आपका एजर्शन था, द सन अपीयर फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट, जो सन होता है वो फ्लैटेंड होता है सनराइज और सनसेट में, तो आपने देखा होगा सनराइज या सनसेट पे सन ऑरिजिन पे होता है। ठीक है, तो ओरिजिन पे क्या होता है, लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ये तो सबको पता है कि ओरिजिन है तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिससे सारी जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, सिर्फ रेड कलर बचता है ना, तो वो रेड इसलिए इसी रीज़न से दिखाई देता है, बट यहाँ रेड नहीं पूछा, यहाँ पूछा फ्लैटेंड होता है सन। तो एजर्शन देखो, सन फ्लैटेंड होता है, यस ये तो हमने पढ़ा है कि सनराइज सनसेट पे सन कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, और ये किसका फिनोमिना होता है, ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। ठीक, हाँ कलर आप बोलते सनराइज रेड होता है सनराइज सनसेट पे, तो रेड कलर वो फिनोमिना स्कैटरिंग होता है, जबकि फ्लैटेंड वाला फिनोमिना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो एजर्शन है तो ठीक कि फ्लैटेंड होता है सनराइज सनसेट पे, तो इसका रीज़न क्या है, वैसे तो ये पूछा नहीं है इन्होंने, बस ट्रू फॉल्स ही है, एजर्शन रीज़न में ट्रू फॉल्स चेक करना होता है, बट मैं फिर भी आपको रीज़न बता देती हूँ। तो फर्स्ट का आंसर तो बी पार्ट था, सेकंड का बी है, थर्ड का एजर्शन ठीक है। ठीक है, और रीज़न अभी हम पढ़ लेते हैं, पहले क्यों होता है, अगर ये क्वेश्चन बन जाता तो क्या लिखते हैं आप, अभी तो एजर्शन रीज़न है तो जस्ट ट्रू फॉल्स ही करना है, बट फिर भी इसका आंसर समझ लीजिए। तो सनराइज और सनसेट पे सन जो होता है नियर द ओरिजिन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये सब फिनोमेना होता किस कारण से है, ये जो सन फ्लैटेंड होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपको पता है ना कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, डिफरेंट लेयर से बनता है, जिससे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाते हैं, इससे बेंडिंग ऑफ सनलाइट क्या हो जाती है, बहुत अनइवन हो जाती है। तो लाइट जो होती है टॉप लेयर से जो आती है वो कम बैंड होती है, किसके कंपैरिजन में, लाइट जो बॉटम लेयर से आ रही होती है, तो जिससे सन कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो अगर 1 मार्क में पूछे तो इसका रीज़न क्या है, सन के फ्लैट होने का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बट अगर डिटेल समझाने को आए तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या हो रहा है, लेयर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किस कारण से हो रहा है, क्योंकि लेयर्स अलग अलग है, लेयर्स अलग है तो स्पीड अलग है, तो जिससे बैंडिंग जो है अनइवन हो रही है, कभी कहीं पर ज़्यादा हो रही है बैंडिंग, कहीं पर कम हो रही है, ऊपर वाली लेयर में कम हो रही है, नीचे वाली लेयर में ज़्यादा हो रही है, तो जिसके कारण अनइवन बेंडिंग के कारण सन कैसा दिखाई देता है, फ्लैट दिखाई देता है। तो क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया, बट एजर्शन रीज़न था तो जस्ट हमसे पूछा था ट्रू है कि फॉल्स है, तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है,
और रीज़न क्या है इसका दिया हुआ, अपेरेंट फ्लैटरिंग जो होती है सन की डिस्क की सनराइज सनसेट पे, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होती है। तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि क्यों फ्लैटेंड होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बेंडिंग अलग अलग होती है ना। तो एक्चुअल में रीज़न भी ट्रू भी है और इसको एक्सप्लेन भी तो कर रहा है कि क्यों फ्लैटेंड है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये रीज़न ट्रू भी है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। एजर्शन रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। कनिका ने बताया कि चार्ज जो होता है ना इनसाइड द सर्किट करंट के कारण होता है, और रोहिणी ने रिप्लाई किया कि नहीं, चार्ज तो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट। चार्ज कब फ्लो करेगा, जब सर्किट्स के बीच में या टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये रोहिणी ने ठीक बताया है, क्योंकि चार्ज फ्लो करता है किसके कारण, करंट के कारण। नो, ये तो उल्टा बोल दिया उसने। करंट किसके कारण होता है, चार्ज फ्लो के कारण। उसने उल्टा बोला कि चार्ज फ्लो कर रहा है क्योंकि करंट है। नहीं, करंट बनेगा जब चार्ज फ्लो करेगा। और चार्ज क्यों फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा जो उसने बताया कि पोटेंशियल, जब दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक टर्मिनल बड़ा होगा यानी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और दूसरे टर्मिनल की कम होगी, यानी इसकी वोल्टेज ज़्यादा इसकी कम। तो चार्ज कैसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा। अगर करंट की बात करें तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, और चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि टर्मिनल में डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये रोहिणी ने ठीक रिप्लाई किया, जबकि कनिका ने उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो चार्ज फ्लो किस कारण से करता है, क्योंकि टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर दोनों टर्मिनल सेम हो गए ना तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है तो चार्ज फ्लो नहीं करता। यहाँ 10 है यहाँ 5 है तभी चार्ज फ्लो करता है। तो डिफरेंस होना चाहिए टर्मिनल्स के बीच में, तभी चार्ज फ्लो करेगा। तो रोहिणी ने ठीक बात की है, तो रोहिणी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिका ने प्लॉट किया ग्राफ, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसने एक ग्राफ प्लॉट किया, कौन सा ग्राफ है, वी और आई ग्राफ है। देखो, बट इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा वी नीचे और आई ऊपर है, जबकि हम वी आई ग्राफ जब प्लॉट करते हैं ना तो वी यहाँ होना चाहिए, आई यहाँ, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा वी बाई आई होता है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ से क्या आता है, वी बाई आई। तो यहाँ पे वी वर्सेस आई ग्राफ होता तो ये जो स्लोप होता ना ये आर होता, ये याद रखना। बट अभी ग्राफ उल्टा है, आई वर्सेस वी है, तो ये स्लोप आपका आर नहीं होता, 1/r होता है। अभी मैं आपको समझाती हूँ इसे। तो उसने ये प्लॉट बनाया ग्राफ का, वी आई भी बना सकते हो, आई वी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये ध्यान रखना, जब वी आई ग्राफ ऐसे होता है तो आर, ये स्लोप आर आता है। बट जब आई वी ग्राफ होगा तो ये स्लोप आर नहीं होगा, ये स्लोप आपका 1/r होगा। तो ये ग्राफ क्योंकि आई वर्सेस वी है ना, तो ये जो स्लोप आया ये आई बाई वी बन गया ना। अब तो स्लोप क्या बन गया, आई इधर है वाई एक्सिस में, कोई भी स्लोप कैसे निकलता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये तो आपको पता होना चाहिए। ये स्लोप कैसे निकलता है कि ये वाला कितना है और ये वाला कितना है, ये कितना है वाई और ये कितना है एक्स। तो कोई भी स्लोप जो होता है स्लोप वो क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे डेल्टा आई होगा और एक्स एक्सिस पे डेल्टा वी होगा। तो रेजिस्टेंस आई बाई वी थोड़ा ना होता है, वो तो रेजिस्टेंस तो आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा आई होता है। तो ये तो उल्टा दे दिया, तो ये 1/r है, यानी ये जो स्लोप दिया है आपको 1/r दिया हुआ, ये ध्यान रखो। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्लोप कैसे निकलेगा। ये जो अगर स्लोप निकालूंगी तो पहले डेल्टा वी लेना पड़ेगा और बाद में डेल्टा आई, क्योंकि स्लोप रेजिस्टेंस जो होता है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई होता है। रेजिस्टेंस आपने निकालना था ना वी आई, तो यानी कि वी में कितना चेंज हुआ और आई में कितना चेंज हुआ, उससे रेजिस्टेंस निकल जाएगा। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आई वर्सेस वी ग्राफ का स्लोप तो 1/r मिलता है, और वी आई ग्राफ का स्लोप आर मिलता है, जो कैसे निकलता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। डेल्टा वी तो आपका नीचे ये है, ये डेल्टा आई बन रहा है। अभी इस ग्राफ को देखो तो ये आई में तो चेंज आ रहा है, ये आई में कितना चेंज आया है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और इधर ये किस में चेंज आ रहा है, ये वोल्टेज में चेंज आ रहा है। तो नीचे वोल्टेज है डेल्टा वी और यहाँ डेल्टा आई है आपका। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसा ग्राफ होता तो ये डेल्टा वी होता और ये डेल्टा आई होता, ये याद रखना आप। तो अभी ऐसा ग्राफ नहीं है तो हमें डेल्टा वी पहले लेना पड़ेगा। तो डेल्टा वी तो यहाँ पे है ना, ये रहा। तो डेल्टा वी कितना हुआ है, देखो इस यहाँ पे 2 था और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपका, एक मिनट मैंने कोई ऐसा पॉइंट लो जो पूरा पूरा आ रहा हो। जैसे अगर मैं ये 2 पॉइंट लेती हूँ, ये वाला और ये वाला, इधर से स्लोप निकालती हूँ। ठीक है, ये स्लोप, ये वी में कितना चेंज आया, देखो वी 1 से 2 पे चला गया।
तो यानी कि चेंज कितना आया 2 - 1। फिर यहाँ इस वाले स्लोप को ले लूँ, वी में कितना चेंज आया 1 से 2 का। और ये क्या है आई में कितना चेंज है 0.2 से 0.4, तो यानी इसमें से इसको माइनस कर दोगे, है ना। तो डेल्टा वी पहले लेना है, ये याद रखना जब भी रजिस्टेंस निकालना हो। तो वी अगर नीचे है आपका तो ये वाला पहले लेना है, इसमें चेंज ये माइनस ये, और फिर ये वाला बाद में लेना है तो ये माइनस ये। बट अगर ये ग्राफ वी आई होता तो ये वाला चेंज ऊपर लेते और ये वाला चेंज नीचे लेते, है ना। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई हमने निकाल लिया। डेल्टा वी नीचे था तो 2 - 1। स्लोप कहीं से भी ले सकते, मैंने ये वाला लेना था तो इधर से यहाँ तक ये वाला पॉइंट, ये वाला ट्रायंगल ले लिया स्लोप का। चाहो तो आप ये भी ले सकते हो, उसमें फिर देखना पड़ेगा। ये 2 है और ये कितना होगा, ये 3.5 होगा, तो इसको इससे माइनस करना और फिर यहाँ ऐसे इसके लिए देखना ये कितना है ये। बट आप सोचोगे ये कंप्लीट मिल जाए आपको, तो ये वाला ट्रायंगल में देखो ये भी कंप्लीट मिल रहा है और ये भी कंप्लीट मिल रहा है ना। तो इसलिए हमने 2 - 1 0.4 - 0.2 लिया है। तो ये 2 - 1 1 आएगा, 0.4 में से 0.2 माइनस करोगे 0.2 आएगा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, इसका पॉइंट हटेगा, एक के बाद है तो एक 0, 2 5 से, तो 5 ओम इसका आंसर होगा। अगर आप ऐसे करते कि ये पहले लिखते और ये बाद में, तो देखो गलत आ जाता, ये 0.2 ऊपर आ जाता था आपका, और ये आप नीचे लिखते तो ये 2 - 1 1, तो आपका आंसर 0.2 ओम हो जाता, जो कि ये होता, तो गलत कराते आप। तो इसमें ध्यान रखना, ये वी ग्राफ है ना जब, तो ये पहले लेना है ये नीचे वाला पार्ट और ये वाला बाद में लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो वी का चेंज तो यहाँ से मिलेगा ना, ये कितना चेंज है ये, और आई का चेंज यहाँ से मिलेगा। तो अगर आप ऐसे जो आप अगर याद ही करके गए कि इसको हम ऐसे निकालते ये अपॉन ये, तो गलत हो जाएगा फिर उस टाइम पे ये क्वेश्चन। तो जब भी ग्राफ देख लो आई वी है तो ये चेंज पहले लेना, ये बाद में। और अगर वी आई ग्राफ होता तो ये पहले लेते और ये बाद में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। तो इसका आंसर 5 ओम है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिज्म बना हुआ, ये तो आपको सबको पता है, वाइट लाइट जब प्रिज्म में से जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपने जो भी इसका पाथ एक्चुअली ये चलना चाहिए था, ये वाला पाथ चलना चाहिए था, बट ये अपने पाथ से हल्का सा क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, और फिर बैंडों के बाहर निकलती है, इमर्ज हो जाती है बाहर, और वो 7 कलर आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तो देखो ये जब वाइट लाइट जाती है तो ये अलग अलग कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं। एक वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो वाइट लाइट जब प्रिज्म में घुसती है तो वो लाइट स्प्लिटिंग हो जाती है। लाइट की स्प्लिटिंग को हम डिस्पर्शन कहते हैं, ये तो सबको पता है ना। तो जब भी प्रिज्म में कोई फिनोमिना पूछे तो वो डिस्पर्शन फिनोमिना होता है, क्योंकि सनलाइट जो एक वाइट लाइट थी वो जब प्रिज्म में घुसती है तो वो 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है और फिर बाहर निकलती है, तो फिर वो दोबारा से डेविएट हो जाती है। अब डेविएशन में आपको याद रखना है, रेड सबसे कम डेविएट होता है, यानी रेड का एंगल ये जो इस लाइन के साथ इंसिडेंट वाली लाइन के साथ बनेगा वो कम बनेगा। बाकी का इंसिडेंट के साथ देखो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो रेड कलर सबसे ऊपर वाला होता है और वायलेट सबसे नीचे वाला होता है प्रिज्म में। अगर ऐसा प्रिज्म है सीधा वाला तो रेड ऊपर होगा, वायलेट नीचे होगा। तो ऐसे करके इसे याद करना होता है। तो देखो यहाँ पे ऊपर कौन सी वाली लाइन है आपके पास, ऊपर आपके पास वाई लाइन है और नीचे आपके पास एक्स लाइन है। तो वाई लाइन आपकी रेड होगी, गलत लिखा हुआ है, वाइट लाइट क्या होगी, रेड होगी, और एक्स लाइट क्या होगी, लास्ट में क्या होता है, वायलेट। ठीक है, तो आपको वाई और एक्स पूछा था, तो पहले तो फिनोमिना बताना था और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना था, और फिर एक्स एंड वाई के नाम पूछे थे, किसकी वेवलेंथ हायर है। अच्छा ये भी मैं अभी बताती हूँ आपको। तो देखो ये तो क्या है, डेविएशन रेड का सबसे कम होता है, तो रेड लीस्ट डेविएट होती है। रेड क्या होती है, लीस्ट डेविएट होती है। अब रेड लीस्ट डेविएट होती है ना, तो उसका जो वेवलेंथ होता है, जो लीस्ट डेविएट हो रही है ना उसका वेवलेंथ लेकिन सबसे बड़ा होता है, याद रखना। जो सबसे कम डेविएट हो रही है क्यों, उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा है, और जो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है यानी ये सबसे बड़ा एंगल बना रही है ना डेविएशन का, तो ये इसका वेवलेंथ जो होती है वो सबसे छोटी होती है। इसकी वायलेट की सबसे छोटी है और रेड की सबसे बड़ी है। तो इन्होंने पूछा किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, जो कम डेविएट हुई है, क्योंकि ये कम एंगल बना रही है ना और ये बड़ा एंगल बना रही है इस इंसिडेंट वाली लाइन के साथ। तो ये कम डेविएट हुई है, ज़्यादा डेविएट हुई है, तो कम डेविएट कौन होती है, रेड। और ये ज़्यादा डेविएट हुई है तो ये ज़्यादा डेविएट कौन सी होती है, वायलेट। और कम डेविएट मतलब इसका वेवलेंथ बड़ा होता है और इसका वेवलेंथ छोटा होता है। तो उन्होंने पूछा किसका वेवलेंथ बड़ा है, तो रेड कलर का। रेड कलर कौन सा है, वाई। तो इसका आंसर वाई होगा।
तो यहाँ पे हमें इसे ऐसे एक्सप्लेन करना था कि जब वाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से तो ये स्प्लिट हो जाती है। तो इन्होंने फिनोमिना का नाम पूछा था कि स्प्लिट होती है 7 कलर्स में अगर मीडियम चेंज हो रहा हो तो, क्योंकि प्रिज्म है ना, प्रिज्म में देखो बाहर पहले लाइट ऐसे एयर में थी और फिर प्रिज्म के अंदर उसी प्रिज्म में तो ग्लास होता, तो एक्चुअल पाथ से वो हल्का सा क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, फिर वो बाहर निकलेगी तो फिर और डेविएट हो जाएगी, बॉटम की तरफ चली जाएगी वो, है ना, प्रिज्म के बॉटम की तरफ। तो ये प्रिज्म का डायग्राम तो आपको आता ही होगा। तो ये वाइट लाइट जा रही थी बट एक्चुअल जाना ऐसे चाहिए था, बट ये हल्की सी बैंड हो गई। जो रेड कलर है वो कम बैंड होगा और जो वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा बैंड हो जाएगा, यानी ये कम एंगल बनाएगा इंसिडेंट के साथ और ये बड़ा एंगल बनाएगा। तो ये ऊपर वाला रेड होता है, नीचे वाला वायलेट होता है। तो ये फिनोमिना पूछा है, तो फिनोमिना को हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो ये फिनोमिना भी आप याद कर सकते हो, जब वाइट लाइट प्रिज्म से जाती है तो स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। रीज़न क्यों स्प्लिट हुई है, क्योंकि वो मीडियम चेंज कर रही थी जिसके कारण लाइट की बेंडिंग हो गई, है ना। तो वाइट लाइट अगर पास करी प्रिज्म में तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। किस तरफ रिफ्रैक्ट होती है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वैसे आपकी नॉलेज के लिए। वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, किस तरफ रिफ्रैक्ट होती है, जो भी प्रिज्म के ट्राइंगल का बेस होता है उसकी तरफ रिफ्रैक्ट होती है वो, ठीक है। अब डिफरेंट कलर जो होते हैं स्पेक्ट्रम में, वाइट लाइट में, उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है ना। तो क्योंकि वाइट लाइट अलग अलग कलर से बनी है तो अलग अलग वेवलेंथ है, तो स्पीड जो होती है हर एक कलर वेवलेंथ की क्या हो जाएगी, बेंडिंग की जो स्पीड होगी ना वो वेरी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वायलेट जो होगा सबसे ज़्यादा बेंड होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, और जो रेड कलर है वो सबसे कम बेंड होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। तो क्योंकि वाई मैंने आपको बताया वेवलेंथ हाइयर है क्योंकि वो रेड कलर है ना, ऊपर वाला कलर रेड होता है और नीचे वाला वायलेट होता है। तो वाई डेविएट कम होगा तो उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी थी तो वाई की होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, वाई की वेवलेंथ ज़्यादा है और वो रेड कलर का होगा। अब ज़रूरी नहीं रेड, क्या पता इससे ऊपर भी कोई हो, बट सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे वो होता है। इन्होंने नाम नहीं पूछा एक्स एंड वाई का, जस्ट इन्होंने पूछा हायर वेवलेंथ। तो ऊपर वाले की वेवलेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि वो कम एंगल बना रहा है, डेविएशन एंगल कम है, इसका डेविएशन एंगल ज़्यादा है। तो जिसका डेविएशन एंगल कम है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो लॉन्गेस्ट, वैसे तो लॉन्गेस्ट नहीं पूछा, हायर पूछा है, तो ज़रूरी नहीं ये रेड ही हो, बट ऊपर बड़ी वेवलेंथ होती है, नीचे छोटी वेवलेंथ होती है। इसका डेविएशन कम होता है, इसका डेविएशन ज़्यादा होता है। तो कलर नहीं पूछे आपसे, जस्ट आपको वाई और एक्स में पूछा है वेवलेंथ किसकी बड़ी है, तो ये कम डेविएट हुआ है तो वाई की वेवलेंथ ज़्यादा है, किससे, एक्स से। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। If the value of current I flowing in a given resistor for the corresponding value of potential difference, देन आपको प्लॉट करना है वी आई ग्राफ और उसके बाद रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। वी आई ग्राफ में ये ध्यान रखना, आई यहाँ पे दिया हुआ और वी यहाँ दिया है, तो जब भी वी आई ग्राफ बनाएंगे तो वी को के पॉइंट्स को यहाँ रखना और आई के पॉइंट्स को यहाँ रखना ताकि आपका रेजिस्टेंस ही निकले स्लोप में, ठीक है, नहीं तो उल्टा निकल जाता है 1/r। तो ग्राफ को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो आप आई को यहाँ रख लो और वी को यहाँ रख लो, बट वो फिर आर नहीं होगा, वो 1/r होगा। तो वो जो 1/r आएगा वो डेल्टा आई बाई डेल्टा वी होगा, ये याद रखना, ठीक है। फिर आर निकालने के लिए आपको उसको उल्टा भी करना पड़ेगा, पहले आप 1/r निकाल लो डेल्टा आई बाई डेल्टा वी करके और फिर आर को उल्टा कर देना, ठीक है। या फिर सीधा ही पहले डेल्टा वी लेना नीचे वाला और फिर डेल्टा आई लेना, तो तब आपका आर आ जाएगा। बट ये जो स्लोप होगा ना आई वी ग्राफ का, वो आर नहीं होता, वो 1/r होता है, यानी डेल्टा आई बाई डेल्टा वी। पहले आप निकाल लो 1/r, फिर आर को, इसको जो भी आएगा उसको उल्टा कर देना। अदरवाइज़ आप सीधा ना वी आई ग्राफ बना लो, ठीक है। तो आप बना ऐसे भी सकते हो कि आई के पॉइंट्स को आपने यहाँ रख दिया, वी के पॉइंट्स को यहाँ रख दिया, बट ये स्लोप 1/r निकलेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। आप वी के पॉइंट्स को यहाँ रखो और आई के पॉइंट्स को यहाँ रखो, भले ही वी के पॉइंट आपको नीचे दिए हुए हैं, ध्यान रखना वी के पॉइंट्स आपको वाई एक्सिस पे रखने हैं और आई के पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे रखने हैं, ठीक है। तो वी के पॉइंट्स को हमने, वी के पॉइंट्स आपको क्या दिए हुए, 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 एंड 13.2। तो वी के पॉइंट्स को हमने ऐसे ऐसे करके प्लॉट कर दिया वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस होता है ना, और वी को वाई एक्सिस पे लगाना, ये याद रखो, वाई एक्सिस पे वी को लेना है और आई को एक्स एक्सिस पे लेना है। तो आई के पॉइंट जो भी दिए हुए वो हमने यहाँ प्लॉट कर दी, या आई के पॉइंट्स है, ठीक है। अब आपने देखो 0.5 पे कितना दिया है, ये 0.5 पे ये 1.6 है ना, तो 0.5 यहाँ पे और 1.6 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद 1 पे कितना दिया है 3.4, तो 1 पे कितना है
3.4, तो ऐसे प्लॉटिंग तो आती होगी आपको। फिर 2 पे कितना दिया हुआ है 6.7, ये वाला प्लॉट हो जाएगा। फिर 3 पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग है ना, ऐसे ऐसे करके प्लॉट करना है। ये पहले ये जो दोनों जहाँ पे ये वाला यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर 4 पे कितना दिया हुआ है इन्होंने 13.2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर इन सारे पॉइंट्स को आप 0 से मिला लेना ऐसे स्केल से, तो ये ऐसे लाइन आ जाएगी। और ये लाइन जो है ये जो स्लोप आ रहा है इस लाइन का, ये आर होता है। और आर निकालने का भी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो आप कोई सा भी ट्राइंगल लेके डेल्टा वी निकाल सकते हो, डेल्टा आई निकाल सकते हो। तो मान लो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है 10.2 और 6.7 का, ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है। तो अभी तो मैंने सीधा वी आई ग्राफ ही बनाया है, तो सीधा मेरे को पहले ये लेना पड़ेगा और फिर ये लेना पड़ेगा, पहले डेल्टा वी और फिर डेल्टा आई, क्योंकि फॉर्मूला डेल्टा वी और डेल्टा आई है। डेल्टा वी मेरे को यहीं पे मिल जाएगा ना। अदरवाइज़ मेरे को अगर यहाँ से आर निकालना होता तो क्या करती, मैं पहले डेल्टा वी यहाँ से लेती, यहाँ से नीचे से, और डेल्टा आई यहाँ से, डेल्टा वी मिलता है यहाँ से डेल्टा आई, तो यहाँ से डेल्टा वी वही होता 6.7 माइनस 3.4। निकाल आप यहाँ से भी सकते हो, बट ये ध्यान रखना ये पहले लेना है, ये बाद में लेना है। डेल्टा आई कितना है, इस इधर वाले ट्राइंगल को देखूँ तो ये डेल्टा वी कितना आया, ये है ना, ये है 6.7 माइनस 3.4। फिर ये वाला देखो, ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, ये 2 और 1। तो देखो इसमें से इसको माइनस करो, 7 माइनस 4 3.6 माइनस 3.3/1, ठीक है। तो कहीं से भी निकालो आप, चाहे यहाँ से भी निकाल लो, तो 3.3 ज़रूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट इतना है, इसके आसपास ही आएगा। मतलब हर बार ना स्लोप इस आसपास ही होगा, या 3.3 या 3.4 3.5 है ना। तो यहाँ से भी मैंने निकाला, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान नहीं रहेगा, क्या पता ये पहले लेना और ये बाद में, है ना। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो आप वी आई ग्राफ ही बनाया करो, वी को वाई एक्सिस पे रखो, आई को एक्स एक्सिस पे रखो। फिर मेरे को ये ऊपर लेना है वी, डेल्टा वी, क्योंकि ये डेल्टा वी होगा और ये डेल्टा आई होगा। अब मैं ट्राइंगल ये वाला ले रही हूँ अगर, तो डेल्टा वी देखो, डेल्टा वी मैंने कौन सा लिया, ये लिया है ना, ये वाला 10.2 माइनस 6.7। और डेल्टा आई इस टाइम पे कौन सा वाला है, इस वाले में ये तो डेल्टा वी है, और ये वाला मेरा डेल्टा आई है 3 और 2, है ना। फिर माइनस किया 3.5/1, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 3.5। तो रेजिस्टेंस 3.5 के आसपास ही रहेगा, चाहे आप इस इधर से निकाल लो, ठीक है। इधर से निकालोगे तो ये कितना है 6.7 माइनस 3.4, और ये कितना है 2 माइनस 1, जैसे अभी निकाला था, है ना। तो 3.5 के आसपास ही रहता है। तो रेजिस्टेंस मेरा आ गया 3.5। आप रेजिस्टेंस चाहो तो ना डायरेक्ट इस टेबल से भी देख के निकाल लिया करो। पहले डेल्टा वी के कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये 2 पॉइंट ले लो, इसमें से इसको माइनस करो, 3.4 माइनस 1.6। पहले बस ध्यान रखना वी को ऊपर लेना है, तो इसका डिफरेंस ले लो और फिर इसका डिफरेंस ले लो। 3.4 माइनस 1.6 कितना होता है, 14 माइनस 6 8, 2 माइनस 1 1.8, ये 1 माइनस 0.5 पॉइंट हटेगा, तो ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसका पॉइंट हटेगा, या फिर दोनों में एक एक के बाद पॉइंट है ना, 1.8 0.5 पॉइंट से पॉइंट हटा दो। फिर 18 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 15, 5 6 13, देखो 3.6 आसपास, 3.5 3.6 3.3 ऐसा कुछ आता रहेगा। तो रेजिस्टेंस आप चाहे इन 2 पॉइंट्स को लेके निकाल लो, चाहे इन 2 को, बस ध्यान रखना इन 2 को ले रहे हो तो ये माइनस कर रहे हो, नीचे इसको माइनस करना है। अगर ये माइनस कर रहे हो तो नीचे इसको माइनस करना है, या ये माइनस कर रहे हो तो इसको माइनस करना। तो ऐसे टेबल से भी आप डायरेक्ट चाहो तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो वी आई ग्राफ आई होप सबको समझ आ गया हो कैसे बनाना। सिंपली वाई एक्सिस पे वी रख देना, एक्स एक्सिस पे आई रख देना, और प्लॉटिंग जैसे आप करते हो ग्राफ की पॉइंट्स की, कि इसके आगे इसका पॉइंट लगना चाहिए, इसके आगे इसका। तो एक्स वाई ग्राफ बनाते हो ना मैथ्स में, वैसे ही बनेगा। रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा। कोई भी वी के 2 पॉइंट लो, ये दोनों ले लो, इसमें से इसको माइनस करो, पॉन इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो रेजिस्टेंस मेरा, मैंने अगर ये वाला पॉइंट लिया तो 3.5, अदरवाइज कहीं पे 3.3 3.6 आसपास आना चाहिए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ गिवन एमीमीटर a student sees that needle indicates 17 divisions in ammeter। एक एमीमीटर आपको पता है ना करंट डिटेक्ट करता है। एमीमीटर क्या होता है, एक करंट को मेज़र करता है, एक डिवाइस है जो करंट मेज़र करता है। तो एमीमीटर की 17 डिविजन्स, जो एमीमीटर में नीडल होती है इसके 17 डिविजन्स है, ठीक है।
और उसने ओम्स लॉ को वेरीफाई किया है। ओम्स लॉ बताया ना आपको, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आई, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर वी आई के साथ बढ़ता है, आई बढ़ेगा या वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, है ना। तो वी आई वी इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ होता है, ये याद रखो। ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आई, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ को उसने इस एमीमीटर को लगा के वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। एमीमीटर के अंदर 17 डिवीजन्स है। एमीमीटर में अगर 10 डिवीजन्स कितने को शो करेंगे, कितने करंट को, 0 से 0.5 एम्पियर को, तो 17 डिवीजन्स कितने शो करेंगे। तो यहाँ पे आपका एमीमीटर में आपको दिखाया, बोला 10 डिवीज़न इतना करंट शो कर रहे हैं, तो पहले आप 1 डिवीज़न पे निकाल लो। तो 10 पे अगर इतना है तो 1 पे सोचो कितना आएगा। तो इसमें से इसको पहले बिटवीन बोला है तो इसमें से इसका चेंज माइनस करो और फिर एक के लिए निकालना है तो इस 10 को डिवाइड करो, यूनिटरी मेथड। तो ये आ गया आपका 0.5/10। देखो 0.5 अपॉन 10, पॉइंट हटेगा तो 5/100 बन जाएगा ना, एक के बाद पॉइंट है तो 5/100 के अंदर 0.05। तो अगर 10 पे इतना आ रहा है रेंज, तो रेंज को पहले माइनस करो और फिर 10 से डिवाइड करो तो 1 पे आ जाएगा। और 1 से मुझे कितने पे निकालना है, 17। तो अगर 1 पे इतना है तो 17 पे निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.85 एम्पियर। तो 17 डिवीज़न इतना करंट शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन है। रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर। फोकल लेंथ आपको 40 दी हुई थी। मतलब इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, है ना। कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर हुआ तो कॉनकेव होता है, और कन्वर्जिंग लेंस होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये याद रखना। तो कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कॉनकेव मिरर बोला है, जिसकी फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, याद रखा करो। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉनकेव होगा तो नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, ठीक है। तो इरेक्ट मतलब वर्चुअल होती है। तो वर्चुअल इमेज आपको पता है ना, कॉनकेव में सिर्फ एक ही केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट ना बिल्कुल पोल फोकस से आगे चला जाता है, पोल के पास चला जाता है, तभी वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, अदरवाइज नहीं बनाता। तो एक ही टाइम पे वर्चुअल कॉनकेव मिरर एक ही टाइम पे वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, जब ऑब्जेक्ट पोल से फोकस के बीच में होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ अगर 40 है तो मस्ट भी ये याद रखो कि अगर फोकल लेंथ 40 है, कॉनकेव मिरर में मैंने आपको क्या बताया, कॉनकेव मिरर सिर्फ किस केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, मतलब यहाँ रखा है, तभी वो क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। उसमें आपको बनाना होता होगा, पहले पैरेलल लाइट रेज जाएंगी, वो फोकस से चली जाएगी, फिर दूसरी लाइट रे आप सी कर्वेचर से भेजो इस हाइट पे, ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से होते वैसे लेके जाओ, तो वो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी कभी भी, उसको आपको बढ़ा के इंटरसेक्ट करना पड़ता है। तो जब एक्चुअल मीट नहीं करती, आपने मीट किया तो लाइट इमेज यहाँ आ जाएगी ना। कौन सी इमेज होती है, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है ना, इस साइड आती है। तो और ये हमेशा इससे बड़ी आती है। तो ये वाला केस आपको याद रखना होता है, इंपॉर्टेंट केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट अगर आपने फोकस से पहले रख दिया, यानी पोल और फोकस के बीच में रखा, तो लाइट रेस यहाँ पे मीट ना करने की बजाय आपको मीट करवानी पड़ती है इधर की साइड, और वो बड़ी आती है इससे। तो ये वर्चुअल इमेज होती है इस केस पे। तो यानी कि आपका फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में 40 दी है, तो फोकल लेंथ 40 दी है, तो मतलब कि रेंज क्या होगी, 40 से 0 के बीच में ही तो होगी। पोल कितने पे होता है, 0 पे होता है। तो मतलब तुम ऑब्जेक्ट को 40 से बाद में तो नहीं रख सकते हो, 40 से पहले ही रखोगे, 40 से 0 के बीच में। 40 पे भी नहीं रखोगे, क्योंकि 40 पे रखने पे तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे आ जाएगा, तो वो इन्फिनिटी पे चली जाती है ना इमेज। 40 पे क्या फोकल लेंथ पे रखते हो आप ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी पे पैरेलल जाती है, तब वो इधर नहीं आएगी। बट फोकस से पहले भेजोगे तब इमेज इस साइड आती है। तो फोकस तो 40 पे है, तो 40 से 0 के बीच में, 40 पे भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने रेंज पूछी है, तो अगर फोकल लेंथ 40 पे है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, वो रेंज होगी, वो 0 से 40 के बीच में होगी। तो आपको ऐसे लिखना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा 0 से 40 पे। करेक्ट 40 पे भी मत नहीं रख सकते, क्योंकि तब तो वो इमेज फिर आपकी इसी साइड इन्फिनिटी पे चली जाती है।
देखो देखो ऑब्जेक्ट को जब आप फोकस पे रखते हो ना, तो एक पैरेलल लाइट रेज भेजी, वो फोकस से चली जाएगी, और दूसरी सी से भेज के ए से होते हुए भेजनी है, ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये वाली सी वाली लाइन तो एक ही बनाते हैं ना, ये सी से वापस आ जाती है। तो ये दोनों, ये वाली रिफ्लेक्टेड और ये वाली रिफ्लेक्ट पैरेलल चलेंगी। तो जब फोकस पे होता है ना, तो वर्चुअल नहीं आती है, याद है, मतलब यहीं रियल साइड पे ही आती है। ये रियल होता है ना, ये यहाँ आएगी तो वर्चुअल होता है। मिरर में यहाँ आती है तो रियल, इधर आएगी तो वर्चुअल। तो यहाँ पे फोकस पे तो ये इन्फिनिटी पे जाके रियल बनाती है, जबकि आपको केस क्या दिया, इरेक्ट का। इरेक्ट मतलब वर्चुअल बननी चाहिए, इधर आनी चाहिए। तो वर्चुअल तभी बनेगी जब फोकस पे ना होगे, फोकस से जस्ट थोड़ा सा आगे आ जाएगा। यानी फोकस हो 40 पे, तो 40 पे नहीं आनी चाहिए, 40 से 0 के बीच में आनी चाहिए। देखो यहाँ पे जब ये वाला केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस से पहले आ जाएगा, फोकस से पोल के बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइट रेज को आपने फोकस से भेजा, पहले पैरेलल लाइट को ए से भेजना है, ए से पैरेलल लाइट रेज भेजी, फोकस से चली गई। फिर सी से ए पे ही भेजो, ए से होते हुए भेजना है। अब ये यहाँ से वापस जाएगी, तो यहाँ थोड़ी ना मिलेंगी, यहाँ तो ये ऐसे ऐसे स्प्रेड हो रही है, इधर ऐसे स्प्रेड हो रही है, तो यहाँ पे नहीं मिलेंगी, इसको हमें इधर की साइड मिलाना पड़ेगा। तो जब अपीयर टू मीट होती है, तो फिर ये वर्चुअल इस साइड आ जाएगी। तो यानी इस केस में फोकस से पहले वाले केस में ही वर्चुअल बनती है, और किसी केस में वर्चुअल नहीं बनाता कॉनकेव मिरर। वर्चुअल इरेक्ट सिर्फ इसी केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में हो। फोकस पे नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 40 नहीं लेना, 0 से 40, यानी इसमें 0 से 40 में 40 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 40 का मतलब तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, फिर वो वर्चुअल नहीं रहेगी। ठीक है, तो यानी रेंज क्या है, आपको रेंज पूछी थी, तो रेंज 0 से 40 के बीच में रहेगी, क्योंकि फोकल लेंथ आपको 40 दी है, तो 0 से 40 के बीच में रहेगी। क्योंकि इमेज जो होती है वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस से पोल के बीच में रखते हो। तो ये इसका रीज़न है, इसलिए फोकस हमें 40 दिया, तो रेंज 0 से 40 के बीच में रहेगी। अगर फोकस 30 दिया होता तो 0 से 30 होती। उसके बाद आपको रे डायग्राम दिखाना था, वो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ठीक है, स्टेट 1 यूज़ ऑफ मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज। तो ये मिरर डायग्राम आपको ऐसे बनाना था इसका। उसके बाद डेंटिस्ट यूज़ करते, इसका यूज़ पूछा था इसका कि यहाँ जब भी मैं इसको आगे लेके आ रही हूँ, तो इमेज इनलार्ज बन रही है ना, जब हम फोकस से पहले ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसी बन रही है, इनलार्ज बन रही है और वर्चुअल बन रही है। तो इस रीजन से डेंटिस्ट इसको कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं लार्ज इमेज को देखने के लिए, पेशेंट्स के टीथ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे इनका फेस एरिया और लेंथ दी हुई है। यानी सिलेंडर तो पता है ना, 2 प्लेन फेसेस होते हैं और एक कर्व फेस होता है, जैसे ये पेन है, ये सिलेंड्रिकल है ना, तो वायर भी सिलेंड्रिकल होती है। तो एक वायर की लेंथ L है और एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है। दूसरी वायर की लेंथ 3L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A/3 है। तीसरी वायर की लेंथ तो L/3 है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया 3A है। तो जितना ज़्यादा आप लेंथ को कम करते जाओगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा, इतना तो सबको पता है ना। तो इनके ना, इन्होंने बोला कि रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी को कंपेयर करो, कौन सा रजिस्टेंस ज़्यादा है, किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा। तो देखो रजिस्टिविटी तो कॉपर की वायर है ना सारी, तो रजिस्टिविटी तो आपके रजिस्टेंस पर यूनिट होता है ना, यानी कि रजिस्टेंस पर स्क्वायर क्यूब यूनिट, मतलब एक क्यूबिक यूनिट का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रजिस्टिविटी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो रजिस्टिविटी तो हर एक कॉपर वायर की क्या आएगी, सेम ही तो आएगी, क्योंकि कॉपर वायर ही तो है ये सारी, कॉपर का कंडक्टर ही तो है। कॉपर के अलावा अगर ये आयरन होता, ये कॉपर होता, तो रजिस्टिविटी डिफरेंट हो जाती। तो रजिस्टिविटी तो आपकी लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, वो तो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। और क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है, तीनों का कॉपर है, तो रजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि जितना इतने यूनिट का, क्यूबिक यूनिट का रजिस्टिविटी आप इसकी निकालोगे, उतनी तो इसकी भी आएगी, क्योंकि कॉपर सेम है। तो रजिस्टिविटी तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, रजिस्टेंस आपको निकालने पड़ेंगे तीनों केसेस में। तो रजिस्टेंस आपको पता होगा, रजिस्टेंस के फैक्टर, रजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है और रजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला बनाया, एल को ऊपर रखा, ए को नीचे, एल और ए के इन्वर्सली होता है, सॉरी। तो रजिस्टेंस एल के डायरेक्टली होता है, एरिया के इन्वर्सली होता है, यानी एरिया ज़्यादा होने पर रजिस्टेंस कम हो जाता है, लेंथ ज़्यादा होने पर, क्योंकि डायरेक्टली है तो ये बढ़ता है। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, बट ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा, यानी इन्वर्सली है। तो L/A, और साथ में यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, ये कांस्टेंट रजिस्टिविटी होता है। तो रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रजिस्टिविटी L/A। अगर मैं पहले केस में रजिस्टेंस निकालूँ, तो L क्या है, इसकी लेंथ क्या है, L है ना, L है, और एरिया क्या है, A है। तो L की जगह L रख दो, A की जगह A रख दो। बट दूसरे केस में रजिस्टेंस निकालूँ, तो रजिस्टिविटी तो
सेम है, मैंने अभी बताया कॉपर है तो सेम ही रहेगी, जो उसकी है रेजिस्टिविटी इसकी भी वही होगी। एल लेकिन चेंज हो गया, 3L हो गया और एरिया इसका A/3 हो गया। देखो एल कितना हो गया दूसरे वाले का 3L और एरिया A/3। तो हमने इस फॉर्मूले में एल की जगह कितना रख दिया 3L, ए की जगह A/3। अब ये जो A/3 है ये फ्रैक्शन है ना, तो ये रेसिप्रोकल होकर 3 ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। अब देखो सारा फॉर्मूला वही है, रॉ L/A जो पहले वाले का था, बस एक्स्ट्रा नंबर क्या आए 3 3 जा 9, तो 9 हमने अलग कर दिया और रॉ L/A को हम रेजिस्टेंस 1 लिख सकते हैं। तो यानी रेजिस्टेंस 2 वाले का 1 क्या 9 टाइम्स आ गया। ऐसे ही 3 वाले का निकालो, 3 वाले का भी इसी फॉर्मूला में रखो। लेंथ कितनी हुई है L/3 दी हुई है, एरिया कितना दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ ए। L/3 लेंथ है और एरिया 3 है। तो इस फॉर्मूले में जब मैंने रखा तो अब की बार तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है, ये तो नहीं है, तो इसको रेसिप्रोकल करो। 3A 1 है तो ये 1/3A उल्टा हो जाता है, नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। तो रॉ L/3 इंटू 3A। अब यहाँ पे भी रॉ L और A तो जो इसमें आ रहा था वही इसमें भी आ रहा है, रॉ L और A। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 9, जबकि 9 यहाँ पे ऊपर आ रहा था बट यहाँ 9 नीचे आ रहा है, तो ये 1/9 टाइम्स हो गई रेट R1 की। R1 आपने ये निकाला था ना, तो सब R1 के फॉर्म में ही आ जाएंगे। देखो सारा फॉर्मूला तो वो ये रॉ L/A, बस ये जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको अलग कर लो। ये 9 टाइम्स है R1 का, ये 1/9 टाइम्स है R1 का। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि ये R1 का भी 9 टाइम्स है और ये R1 से भी छोटा है 1/9। तो यानी कि सबसे छोटा तो R3 वाला है, फिर R2 वाला है, सॉरी R3 वाले के बाद कौन सा छोटा है R1, और सबसे बड़ा 9 टाइम्स R1 है ना, तो ये R2 है। तो R3 R1 फिर लास्ट में R2 की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, जबकि रेजिस्टिविटी सबकी क्या रहेगी सेम रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट आपका एक स्केमेटिक डायग्राम बनाना था सर्किट का, जिसके अंदर 3 सेल्स है 2 वोल्ट के, 3 सेल की बैटरी है 2 वोल्ट ईच है, और कॉम्बिनेशन उसके अंदर 3 रजिस्टर्स लगे हुए 10 ओम 20 ओम 30 ओम के, और पैरेलल कनेक्टेड है, साथ में एक प्लग की शो करनी है और एक एमीमीटर, इन सबको सीरीज़ में लगाना है। और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। देखो ये सर्किट डायग्राम में 3 सेल की बैटरी है, तो 3 सेल ऐसे बनाते हैं। सेल हमेशा एक बड़ा टर्मिनल होता है और एक छोटा टर्मिनल होता है। तो ये एक सेल है, अगर दूसरा सेल बनाना है तो इसके अंदर मत मिलाना, यहाँ से दूसरे सेल में फिर एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, फिर एक तीसरा शेल बनाना है तो यहाँ से, मतलब इन 2 टर्मिनल्स के बीच में लाइन नहीं बनानी। ये जब 2 टर्मिनल बन जाए तो फिर लाइन, फिर दूसरा, फिर तीसरा शेल बनाना है, ये ऐसे 3 सेल वाला बनता है। तो 3 सेल है तो एक का 2 ओम 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो टोटल कितना वोल्ट है 6 वोल्ट। उसके बाद आपको प्लग की दिखानी है सीरीज़ में, तो प्लग की आप ऐसे दिखा सकते हो। ये लाइन को पूरा लाना मत, पहले ऐसे लाइन को करना, फिर प्लग की ऐसे दिखाना। तो ये प्लग की है, फिर प्लग की के फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये एमीमीटर शो कर देना। उसके बाद एमीमीटर क्योंकि सीरीज़ में लगता है इस टर्मिनल के साथ, ऐसे ऐसे टर्मिनल बनाने हैं, पहले सेल, फिर इसके साथ प्लग की, फिर एमीमीटर, फिर एमीमीटर के साथ ये 2 टर्मिनल जो आए इसके अंदर, इन 2 टर्मिनल में 3 रजिस्टर्स ऐसे लगाने हैं पैरेलल वाइज, 10 ओम का 20 ओम का 30 ओम का, ऐसे इसी टर्मिनल पे आने चाहिए तीनों। तभी तो इनका क्या सेम होता है, जब पैरेलल होते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है इनका। जो 6 वोल्ट है इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। बट करंट, जब यहाँ से करंट जाएगा तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 यहाँ चला जाएगा, I2 और I3। तो जब भी पैरेलल होता है तो वोल्टेज सेम होती है, याद रखना, और आई क्या होता है डिफरेंट होता है। सबको, सारे रजिस्टर्स को, ये इन सबको अलग अलग आई मिलता है। तो ये हमने डायग्राम बना दिया इसका। इसके बाद हमें इसमें सबके I1 I2 I3 निकालने थे। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि आई सबका डिफरेंट होगा बट वोल्टेज सबकी सेम होगी। तो सबको वोल्टेज 6 ही मिल रही होगी, टोटल वोल्टेज नीचे 6 है ना, तो V तो सबका सेम होगा, बट R सबके अलग अलग है। R1 इसका V/R2 हो जाएगा, इसका V/R3 हो जाएगा। V तो सबको 6 मिलेगी, बट इसका रेजिस्टेंस 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, तो ये इसके I1 I2 I3 आ जाएंगे। 6/10 0.6, इसको काटो 2 3 जा 2 10 जा, तो ये 0.3, ऐसे 2 3 जा 2 10 2 15 जा 3 1 जा 3 5 जा 1/5 0.2। तो ये इसके I1 I2 और I3 आ जाएंगे। तो सबके हमें करंट निकालने थे हर एक रजिस्टर के। उसके बाद टोटल करंट पूछा था, तो टोटल करंट सबका सम हो जाएगा, है ना। तो I1 I2 I3 तो 1.1 एम्पियर। उसके बाद आपको इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकालना था। तो टोटल इफेक्टिव पैरेलल में आपको वैसे तो ऐसे करके निकालना आता ही होगा। पैरेलल में यार इफेक्टिव कैसे निकलता है, 1/R 1/R1 1/R2 1/R3,
फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके ये 5.4 आ जाएगा। अदरवाइज़ आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर मैं पूरी वोल्टेज ले रही हूँ तो वो तो सबके लिए सेम है, और आई भी अब मैं पूरा बड़ा टोटल निकाल चुकी हूँ। तो जब टोटल आई निकल गया है तो हम यहाँ पे आर इफेक्टिव लेंगे, वी इक्वल टू आई आर, और वी अगर मैं पूरा ले रही हूँ तो आई भी पूरा लेना पड़ेगा, तो आर इफेक्टिव इससे भी निकल जाएगा। तो आर इफेक्टिव टोटल वी अपॉन टोटल आई, टोटल वी आपका 6 दिया हुआ था, टोटल आई आपने निकाला 1.1। तो ऐसे करके भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज़ ये वाला पहले वाला तरीका तो सबको आता ही होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नूपुर नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -4.5 डायोप्टर फॉर करेक्शन ऑफ हर विजन। उसको विजन ठीक करने के लिए -4.5 डायोप्टर की पावर का एक लेंस चाहिए। तो देखो नेगेटिव पावर का मतलब समझ गए होंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो यानी उसे कॉनकेव लेंस चाहिए, है ना। तो पहले तो हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव का मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो शी रिक्वायर्ड कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कौन से वाले डिफेक्ट में चाहिए होता है, मायोपिया में चाहिए होता है ना। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ आई की कम हो जाती है, जिसके कारण से बढ़ाने के लिए हम कॉनकेव लेंस लेते हैं। तो हमें पावर की साइन से पता चल गया कि फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए, तो जिसके लिए हमें कॉनकेव लेंस चाहिए होगा, यानी कि हमें कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया डिफेक्ट है, तभी तो उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाना पड़ रहा है। तो पहले तो काइंड ऑफ डिफेक्ट पूछा था, तो हमने फोकल प्राइम इसके साइन से पता लगा लिया कि उससे कॉनकेव लेंस चाहिए, तो जिसके कारण उसे मायोपिया डिफेक्ट है। पहला आंसर तो मायोपिया होगा। सेकंड, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो अगर पावर पता है, पावर का फॉर्मूला सबको पता है 1/f होता है ना। तो पावर, अब की यार पावर निकालनी होती तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करो, बट फोकल लेंथ निकालनी तो पावर का रेसिप्रोकल कर दो। ये ऊपर चला गया, ये नीचे, तो ये फॉर्मूले दोनों याद रखो। पावर निकालनी तो 1/f, एफ निकालना है तो 1/p। तो एफ निकालना है तो आपको 1/p या 1/f पावर होती है ना, तो 1/f कितना दिया हुआ है आपको, पावर कितनी दी हुई है 4.5। एफ निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो इसको, ऐसे करो। पी क्या होता है 1/f, पी आपको दी हुई है क्वेश्चन में -4.5, और एफ आपको निकालना है। तो एफ निकालना है तो या एफ निकालने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, तो इसको उल्टा किया है तो इसको भी तो उल्टा करोगे, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा। 10/45 को काटो, 5 2 जा 5 9 जा। अब 2/9 मीटर लिख दो, चाहे तो आप डेसिमल में लिख लो, 2 अंदर रखना क्योंकि न्यूमरेटर वाला अंदर और डिनोमिनेटर वाला बाहर। पॉइंट में ये आ जाएगा 22.2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि मीटर में लाए हो तो फोकल लेंथ अगर बहुत कम आ रही है मीटर में, तो आप चाहो तो सेंटीमीटर में रख दो, बट जब पावर निकाल रहे हो तो फोकल लेंथ को हमेशा मीटर पे लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो आपका मीटर में आके 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में बदल सकते हो। तो 200/9 फिर डिवाइड किया तो 22.2 सेंटीमीटर की पावर फोकल लेंथ आ जाएगी नेगेटिव में। तो फोकल लेंथ भी निकल गई, नेचर आपको पता चल गया लेंस का कॉनकेव है। उसके बाद आपसे पूछा था इसका री डायग्राम बनाओ डिफेक्टेड आई का, और करेक्शन वाला डायग्राम भी बनाना था, और इस डिफेक्ट के कॉजेज़ पूछे थे। तो मायोपिया का कॉज तो सबको पता है। तो देखिए ये इसका मायोपिक आई जब होती है, तो मायोपिया का मतलब जब पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। तो अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो ये इसमें फोकल लेंथ कम हो जाती है, तो रेटिना पे ना बन के इमेज पहले रेटिना से पहले बन जाती है। अगर दूर से हम दूर की कोई चीज़ दिख रही है, पैरेलल लाइट रेज से अगर कोई इमेज मतलब ऑब्जेक्ट रखा है तो पैरेलल लाइट रेज बनाएगा, तो वो जो इमेज है वो रेटिना पे कलेक्ट ना होके पहले आ जाती है। तो ये इसका वो है। तो फार पॉइंट जो है इसका, अगर मतलब फार पॉइंट दूर ना होके पास हो जाता है, अगर पास रखोगे फार पॉइंट को तभी रेटिना पे बनेगी, ठीक है। तो इसका मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी ना होकर लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये आपका डिफेक्ट का डायग्राम है कि इन्फिनिटी से अगर लाइट इमेज ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो ये आपका इधर बनेगा। तो ये डिफेक्ट का डायग्राम है और ये आपका करेक्शन का डायग्राम है। तो वैसे तो तीनों ही बनाने होते हैं, बट डिफेक्ट का डायग्राम मेनली ये होता है क्योंकि यहाँ पे डिफेक्ट दिखाना होगा कि इमेज आपकी रेटिना से पहले बन रही है। और यहाँ पे जब आप ये लेंस लगा दोगे ना, कॉनकेव लेंस लगा दोगे, ये कॉनकेव लेंस होता है ना, तो जब आप यहाँ लगा दोगे कॉनकेव लेंस, तो ये जो यहाँ पे फार पॉइंट था तो वो अब फिर से इन्फिनिटी पे चला जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाके ये फोकल लेंथ अब यहाँ ना बन के यहीं पे बनेगी। तो ये आपको डायग्राम दिखाना है डिफेक्ट का। पैरेलल लाइट रेज कहाँ पे मीट करी,
रेटिना से पहले, और फिर जब ये लगा दिया आपने तो पहले लाइट रेस अब कहाँ पे जाएगी, रेटिना पे जाएगी। तो ये डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए। इसके अलावा इसका कॉज पूछा है, तो कॉज आपका इसका, जब भी मायोपिया होता है, मायोपिया का मतलब तो समझ आ गया ना, डिफेक्ट जिसमें पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, पास के दिख जाते हैं। तो इसका कॉज क्या होता है, इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, मतलब पास का दिखता है बट दूर का नहीं दिखता। तो इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है इसका, आई लेंस ना, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, यानी फोकल लेंथ कम हो जाती है, या फिर कह सकते हो आई बॉल लंबा हो जाता है, जिसके कारण उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फोकल लेंथ कम हो जाना और आई बॉल का लंबा हो जाना इसका कॉज होता है। बाकी ये डिफेक्ट क्या है ये आपको समझ आ गया होगा, और इसके डायग्राम्स आपको आने चाहिए, डायग्राम से इंपॉर्टेंट है इसके, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। ये कॉज, ये डिफेक्ट का डायग्राम है, और ये इसकी करेक्शन का डायग्राम है। करेक्शन किससे होगा, कॉनकेव लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ चाइल्ड वाइल प्लेइंग विद हिज फादर स्पेक्स बर्नट अ होल इन अ पीस ऑफ देम टिश्यू पेपर बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ द सन ऑन इट। तो एक बच्चा था जिसने अपने फादर के स्पेक्स को मतलब सन के पास फोकस किया, तो उसने क्या किया, एक टिश्यू पेपर पे होल्ड कर दिया। तो कौन सा जो लेंस है जो होल्ड कर सकता है, मतलब सारी फोकस कर सकता है लाइट रेज को, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर पेपर बर्न करना है और फोकस करके तो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चॉइस वाला क्वेश्चन था, एक कॉन्केव लेंस का और एक कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेगा क्योंकि फोकस करता है ना कॉन्वेक्स लेंस, सारी लाइट रेज को, इन्फिनिटी से लाइट रेज आती है तो फोकस कर देता है। तो कॉन्वेक्स लेंस बर्न करने के लिए चाहिए होता है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस चाहिए तो सोचो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कॉनकेव लेंस चाहिए होता है तो कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस चाहिए तो कौन सा डिफेक्ट है, लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया, उल्टा। जब कॉन्वेक्स लेंस रिक्वायर्ड हो तो हाइपरमेट्रोपिया, और कॉनकेव लेंस रिक्वायर्ड हो तो मायोपिया होता है। तो यहाँ पे आपको पहले तो पूछा था फादर को कौन सा डिफेक्ट है, क्योंकि उनका स्पेक्स पे कौन सा लेंस लगाया, कॉन्वेक्स, उनको कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें उल्टा है कि दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो इसके कॉजेज़ भी उल्टे हो जाएंगे, यहाँ पे आई बॉल शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तो बढ़ जाएगी। तो उसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम भी पूछिए आपको इसमें डिफेक्टेड आई और करेक्शन के। तो देखो, जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो नियर पॉइंट अगर आप पास का देख रहे हो ना, तो इमेज ना आपकी रेटिना से बाहर चली जाती है। मतलब जो पास का पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे होता है ना, नियर पॉइंट आई का 25 पे होता है, तो नियर पॉइंट वाली कोई नियर पे कुछ कोई चीज़ रखी है ना, तो उसकी इमेज ना आपको रेटिना पे ना बन के बाहर चली जाती है, क्योंकि आई बॉल बड़ा छोटा हो गया ना, छोटा होने पे इमेज कहाँ लाइट रेज बहुत फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि आई बॉल छोटा हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। आई बॉल अभी कौन उसमें पढ़ा था आपने, मायोपिया में आई बॉल बड़ा हो जाता है, जिसके कारण फोकल लेंथ कम हो जाती है, तो रेटिना से पहले बन जाती थी, अब रेटिना से कहाँ बन जाएगी, बाहर बन जाएगी। तो ये नियर पॉइंट आई, जब नियर कोई चीज़ रखी होगी तो वो हमें इमेज उसकी रेटिना पे ना जाके बाहर बन जाती है। तो ये इसका डिफेक्ट का डायग्राम है, ठीक है। अब अगर नियर पॉइंट यहाँ से बाहर बना रहा है तो कहाँ से अंदर बनाएगा, अगर नियर पॉइंट बढ़ा दो तो वो अंदर बनाएगा। तो बट डिफेक्ट का डायग्राम तो यही है ना, तो डिफेक्ट का डायग्राम मेनली ये होता है। चाहो तो आप ये भी बना सकते हो कि नियर पॉइंट इधर की बजाय अब इधर चला गया, जब इधर जाएगा तब ये इमेज रेटिना पे आती है। तो अगर मेरे को इस नियर पॉइंट को यहीं पे रखना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं नियर पॉइंट यहीं रखना चाहती हूँ तो अब ये लाइट रेज लेंस, ये वाला लेंस क्या कर देगा, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है लाइट को, तो डाइवर्ज करके लेंथ को, फोकल लेंथ को कम, ज़्यादा से कम कर देगा। डाइवर्जिंग लेंस तो फोकल लेंथ कम करता है ना, तो ये यहाँ पे ले आएगा, बाहर से अंदर ले आएगा। तो ये इसका करेक्शन का डायग्राम है। तो ऐसे करके आपको ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना है अच्छी तरीके से। तो कॉज तो आपको पता ही चल गया इसका कि आई बॉल कम हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है आई लेंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो ये सारे इसके पार्ट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका ये सैम्पल पेपर से ही क्वेश्चन था जो CBSE का। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पे एक इमेज के बारे में बात की गई, स्लाइड प्रोजेक्टर की। तो स्लाइड प्रोजेक्टर्स आपने देखे होंगे, प्रोजेक्टर्स जो मीटिंग्स वगैरह में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा लेंस यूज़ होता है स्लाइड प्रोजेक्टर में। तो स्लाइड प्रोजेक्टर में आपको याद कर लेना है, स्लाइड प्रोजेक्टर में आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, अब इन्होंने कहा कि V सिंबल है इसके इमेज डिस्टेंस का। तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको पता है ऑब्जेक्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस साइड रखते हैं ना, तो ये U तो हमेशा नेगेटिव होता है, ये तो सबको पता होगा। अब V कहाँ बन रहा है, ये इन्होंने कहा कि इमेज
इनलार्ज हुई है। तो कॉन्वेक्स लेंस सोचो इनलार्ज इमेज कहाँ बनाता है, इस साइड बनाता है ना इनलार्ज इमेजेस, तो इसका वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यू वी जो है इन्होंने इमेज डिस्टेंस के लिए कहा और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए कहा है, तो इन्होंने वी बाई यू का साइन पूछा है। वी बाई यू मैग्नीफिकेशन होता है लेंस के केस में, है ना। वी बाई यू क्या होता है, मैग्नीफिकेशन ही तो होता है लेंस में, प्लस वी बाई यू होता है, जबकि मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन माइनस वी बाई यू होता है, बट लेंस के केस में वी बाई यू होता है। तो वी, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेजेस बनाता है, वैसे तो कॉन्वेक्स लेंस आपकी रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, बट क्योंकि बड़ी इमेजेस बना रहा है तो इट मीन्स वो इस साइड आएगी, है ना, पॉजिटिव साइड में आएगी। वैसे बोला भी है शायद, इनलार्ज बोला और इन्वर्टेड बोला। इन्वर्टेड का मतलब वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल इमेजेस, सॉरी वर्चुअल नहीं, वर्चुअल इन्वर्टेड के साथ क्या आता है, रियल आता है, सॉरी। इन्वर्टेड इमेज बना रही, पढ़ लेना अच्छी तरह से पूरा। 500 टाइम्स इनलार्ज बनाई और इन्वर्टेड बनाई। इन्वर्टेड का मतलब रियल इमेज होती है। तो ये रियल इमेजेस का मतलब जब लेंस में रियल हो ना, देखो मिरर में रियल होता है ना, जब भी मिरर में रियल इमेज आए मिरर में, तो आपको नेगेटिव साइन लेना है, बट अगर लेंस के केस में रियल इमेज आ रही है ना, तो आपको पॉजिटिव लेना है, ये याद रखना। तो यहाँ पे रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज बन रही है तो वी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। रियल इमेज यहाँ बनती है लेंस में, जबकि मिरर में रियल इमेज बनती थी इस साइड, लेंस में रियल इमेज इस साइड बनती है, इसलिए पॉजिटिव साइन बनता है, ठीक है। तो रियल है, इन्वर्टेड के नाम से पता चल गया, रियल इमेज बना रहा है। तो रियल इमेज है तो वी कैसा होगा, लेंस का पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स जो होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना सकता है। तो आपको ध्यान से देखना, ये इन्वर्टेड है तो रियल है, तो रियल है तो वी इसका पॉजिटिव होगा। अब आप वी बाई यू का साइन देखो, वी अगर पॉजिटिव है, यू नेगेटिव होता है हमेशा, तो प्लस माइनस को करोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा, तो वी बाई यू का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने साइन पूछा था, तो वी बाई यू का साइन नेगेटिव होगा। उसके बाद स्लाइड प्रोजेक्टर कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो बता ही दिया। देखो यहाँ पहले पूछा था कैसा है लेंस, अब आंसर ही दे दिया, कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमें यहाँ से ये देख लेना था आंसर, कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 है, तो अगर मैंने स्लाइड प्लेस डाउन 21 सेंटीमीटर, लेंस से 21 सेंटीमीटर पे एक स्लाइड रखी, तो कितनी दूर पे स्क्रीन प्लेस की जाए कि जो सो दैट स्लाइड इज़ इन फोकस, स्लाइड फोकस पे आ जाए। तो मतलब मैंने क्या किया है, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया, इस कॉन्वेक्स लेंस का हमें फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा कॉन्वेक्स है तो प्लस होती है फोकल लेंथ, ये याद रखो। और स्लाइड को कहाँ पे रखा है आपने, 21 सेंटीमीटर में। स्लाइड का मतलब कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे है, तो स्लाइड आपने, यानी ऑब्जेक्ट है आपका, स्लाइड क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे रखते हैं, माइनस में। और फिर उन्होंने पूछा कितना दूर स्क्रीन रखी है, यानी कि जब ये वर्चुअल इरेक्ट इस रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन लगाऊंगी, तभी तो उसमें मुझे क्या मिलेगी, यहाँ स्लाइड रखी, यहाँ पे क्या रखी हमने, स्क्रीन रखी। तो स्क्रीन मतलब इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितनी दूर पे हम स्क्रीन रखें, ठीक है। तो हमें वी निकालना है, तो सिंपली लेंस फॉर्मूला लगा दो, एफ और यू पता है, वी निकाल लो, 1/f 1/v माइनस 1/u। मिरर होता है तो यहाँ प्लस आता है, बट लेंस होता है तो यहाँ माइनस आता है, 1/v माइनस 1/u। अब आपको वी निकालना है तो 1/v को यहीं रहने दो, इसको माइनस, इस पूरे को वहाँ भेज दो, तो ये प्लस हो जाएगा वहाँ जाके। अब साइन रख दो, एफ का साइन प्लस में था 20, जबकि यू का साइन किस में होता है, चाहे ये प्लस अभी लगा दो, बट ये साइन तो माइनस होता है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस लग जाता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लो तो 420, 20 में 420 आता है 21 पे, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई, इसको 20 से, तो ये तो करना सबको आता ही होगा। माइनस करोगे तो 1/420। अब ये 1/v है तो ध्यान रखना इसको उल्टा करना पड़ेगा, 420। तो ये सेंटीमीटर में आया, ध्यान दो, ये आपको किस में दिया था, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है, और ये भी सेंटीमीटर में दिया है। तो ये जो वी आया आपका, ये भी किस में आया, सेंटीमीटर में आया, बट बहुत बड़ा है इसलिए हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 4.2, 100 से डिवाइड किया, 4.2 मीटर। तो वी इसका स्क्रीन कहाँ पे लगानी पड़ेगी, 4.2 मीटर पे। इसके बाद इसका एक चॉइस का क्वेश्चन और है, व्हेन ए स्लाइड इज प्लेस 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस इन द प्रोजेक्ट। अगर मैं स्लाइड को 15 सेंटीमीटर लगाती बिहाइंड द लेंस, तो इमेज कहाँ बन रही है, 3 मीटर पे, लेंस के फ्रंट पे। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस अगर 14 है, तो इसके लिए रे डायग्राम बनाना था। तो यहाँ पे आपको देखो यू कितना दिया आपकी, और स्लाइड 15 पे है, तो स्लाइड का मतलब यू लेंस से यहाँ पे होता है ना, ये स्लाइड लगा दी हमने, ये कितना है आपका 15, जबकि फोकल लेंथ आपको 14 दी है, तो समझ जाओ फोकल लेंथ अगर 14 है तो स्लाइड फोकल लेंथ से पीछे ही लगी होगी, है ना, क्योंकि ये 14 पे है फोकल लेंथ, तो स्लाइड तो 15 पे है ना, तो ये इसके पीछे लगी होगी। अब स्लाइड से जब ये फोकल लेंथ से पीछे होता है कॉन्वेक्स लेंस में, तो पहली लाइट रेस आप क्या करोगे, इसके ऊपर वाले पॉइंट से सीधी भेजोगे,
तो वो पैरेलल लाइट रेस इस वाले फोकस से होते हुए जाती है लेंस में, और दूसरी लाइट रेज आपने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी है तो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन तो सीधी ऐसे ही जाएगी और ऐसे ही वापस आएगी, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी इमेज। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला इमेज 300 सेंटीमीटर यानी 3 मीटर बोला है, तो समझ जाओ ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर बदलो, तो 300 सेंटीमीटर पे आपको इमेज मिल जाएगी लेंस से, यहाँ पे मिलेगी इमेज 300 सेंटीमीटर पे। तो ये आपको रे डायग्राम से दिखाना था, तो फोकल लेंथ से पीछे रखना था इसे। तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो दोनों केस आने पर चाहिए आपको इसके डायग्राम के, पैरेलल वाला फोकस से जाता है और ऑप्टिकल वाला ऑप्टिकल से जाता है, तो यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी 2f से पीछे चली जाएगी इमेज। अगर ये f से पीछे है ना तो ये 2f से पीछे जाएगा इमेज और बड़ा आएगा। ठीक है, तो इन्होंने रे डायग्राम बोला था तो ये बनाना था आपको। तो इस तरह से हमारा फिजिक्स सेक्शन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद अपने आप ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं वो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। CBSE बोर्ड के लिए भी बच्चे इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से। इसमें मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी समझा दिए। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मोटिवेशन मिले और भी इसकी जैसी वीडियोस मैं बना सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, उसमें और भी क्वेश्चन पेपर्स है ताकि आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए वो हेल्पफुल रहे, एंड मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए आप इस क्वेश्चन पेपर को भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए।